हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस के पार्ट के अंदर हमने पढ़े थे डोबरनॉइड, ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ेंगे अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसका जो फॉर्मेशन जो हुआ है वो एक लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ओके, अब देखते हैं ये लॉ क्या है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब जो हर एलिमेंट्स जो होता है उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, मतलब वो क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। मतलब उनके जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो उनका क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस होता है। और ये जो फंक्शंस जो होता है पीरियोडिक फंक्शंस, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उन एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या करते हैं, वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल्स जो है वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ओके, मतलब जो एलिमेंट्स जो हैं, मतलब जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज है, और वो उन मतलब किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं, उस बेस के ऊपर उन्होंने किया किया था एलिमेंट्स को अरेंज करके वो एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। ओके, इट कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स। मतलब इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स थे और हॉरिजॉन्टल रोज थी। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्होंने उनको क्या कहा था, ग्रुप कहा था, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको क्या कहा था, पीरियड्स के नाम से उनको बताया था। ओके, फॉर क्लासिफाइंग ही फोकस्ड ऑन द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड थी, और उन्होंने जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया था ना, किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने क्या फोकस किया कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में किस तरह का ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर एलिमेंट्स किस तरह का हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब ये उनकी जो पीरियोडिक टेबल्स जो उन्होंने फॉर्म की थी उसका मेन पॉइंट जो है वो ये वाला ही पॉइंट है। इसी के बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को शो किया था। ही arranged them according to their atomic mass. It was observed that not only the chemical but physical properties recurred at इक्वल इंटरवल्स। और जब मतलब उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के ऊपर हिसाब से उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था। जिस तरीके से डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले ऑर्डर में अरेंज किया था ना, उसी तरीके से मेंडलीव ने भी सेम टू सेम वही प्रोसेस को फॉलो किया, और उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब जब आप उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर अरेंज करते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ना केवल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही मतलब ना केवल केमिकल बल्कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसको भी क्या करते हैं, वो रेगुलर इंटरवल के साथ मतलब के साथ में क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। मतलब इनके उनकी जो एलिमेंट्स को यदि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले ऑर्डर में रखेंगे तो उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ओके, ये इनके मेन पॉइंट्स थे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल इन 1872। जो मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो सबसे पहले जो एक न्यूज़पेपर आता था वहां पे, जनरल जनरल करके, उसमें सबसे पहले पब्लिश हुई थी। और कौन से ईयर में हुई थी, 1872 के अंदर। मतलब जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल सबसे पहले 1872 के अंदर वहां पे एक जो न्यूज़पेपर आता था जनरल, जर्मन जनरल करके, उसके अंदर सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी। ओके, इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या लिखे गए थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड के जो फॉर्मूले जो हैं वो मतलब जो पीरियोडिक टेबल के जो कॉलम्स होते थे ना
उसके टॉप के ऊपर लिखे गए थे। और उस फॉर्मूले के अंदर क्या कहा था, द लेटर आर इज यूज फॉर रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। और मतलब जो आर जो लेटर जो था, मतलब ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा था सबसे टॉप के ऊपर। ओके, और सबसे टॉप के अंदर मतलब ये जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले में उन्होंने एक लेटर यूज किया था, वो था कैपिटल आर। और ये जो कैपिटल आर जो था वो क्या था, वो मतलब उस ग्रुप के अंदर किसको शो करता था, वो एलिमेंट के नाम को शो करता था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फॉर एग्जाम्पल द हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4 इज रिटर्न RH4 एंड ऑक्साइड CO2 एज RO2। सपोज यहाँ पे RH4 है। ओके, तो RH4 के अंदर R क्या है, कोई भी एलिमेंट का नाम लिया है, तो किसी भी एलिमेंट का क्या है, वो हाइड्राइड है। सपोज ये आपने यहाँ पे एलिमेंट की फॉर्म में ले लिया कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का हाइड्राइड हो जाएगा। ओके, CH4 क्या हो जाएगा, कार्बन का हाइड्राइड। इसी तरीके से आपने RO2 लिख रहे हैं, तो ये R का मतलब होता है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का क्या है, ये ऑक्साइड को शो कर रहा है। तो सपोज ये आपने यहाँ पे R एलिमेंट के रूप में लिया है कार्बन, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर क्या रखा था, उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले को रखा था। और यहाँ पे जो ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक जो एलिमेंट को शो करने के लिए उस ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले में कैपिटल आर था। मतलब जैसे RH4 है, RO2 है, मतलब इनमें आप देखेंगे कि आर कॉमन, तो आर किसको शो कर रहा है, वो वहां पे एलिमेंट को नाम को शो करता है वहां पे। ओके, फीचर ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके फीचर्स, मतलब किस तरीके से वो थी, उस मतलब फीचर्स का मतलब था उसके अंदर क्या क्या चीजें थी और क्या मतलब उन्होंने बताया था उसके अंदर। अब हम देखते हैं। 12 हॉरिजॉन्टल रो विच आर कंडेंस्ड टू 7 नोन एज पीरियड्स। मतलब उसके अंदर क्या थी, जो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो का नंबर कितना था, 12। ओके, लेकिन वो थी तो 12, लेकिन उसको कितने में अरे मतलब कंडेंस करके मतलब कितने रोज बनाए थे उन्होंने, 7। और ये जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको उन्होंने किसका नाम दिया था, पीरियड्स का नाम दिया था। ओके, 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। और मतलब जो वर्टिकल खड़ी लाइन जो थी वो कितनी थी, वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 8 थे। और उनको क्या कहा था उन्होंने, ग्रुप कहा था। मतलब उसके अंदर ये बताया था, जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो को आप क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। और जो वर्टिकल कॉलम्स जो थे उसको उन्होंने क्या कहा था, ग्रुप कहा था। ओके, ग्रुप 1 से लेके 7 तक सब डिवाइडेड इनटू A एंड B सब ग्रुप। तो जो ग्रुप 1 से लेके जो 7 तक थे वो उनको कितने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, A और B ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। लेकिन जो ग्रुप 8 है डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप एंड कंटेन्स 3 एलिमेंट इन ईच रो। और उन्होंने क्या करा था कि जो ग्रुप जो 8 है उसको किसी भी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं करा था। और उसकी जो ग्रुप 8 की जो हर रो के अंदर थे वो उन्होंने कितने एलिमेंट रखे थे, 3 एलिमेंट रखे थे। ओके, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एक्सिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। और मतलब यदि किसी को आपने एक ग्रुप के अंदर रख दिया, यदि आपने एक एलिमेंट का यदि एक ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब वो पीरियोडियोसिटी जो होंगे वो शो करेंगे। ओके, इन्होंने इसको समझाया था। अब इसी को हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो पिक्चर्स जो है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को शो करती है। और इसके अंदर मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो मतलब कैसे किया था, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास कम होगा और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने कितने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब होता है खड़ी लाइन। ओके, तो कितनी लाइन थी वो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब ये जो है वो 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इनको उन्होंने क्या कहा था, ग्रुप्स का नाम दिया था। ओके, और उन्होंने कितनी हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी उस वर्टिकल पीरियोडिक टेबल में, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी उन्होंने उसका किसका नाम दिया था, पीरियड्स का नाम दिया था। ओके, लेकिन ये जो 12 हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल रो के अंदर कंडेंस किया था उन्होंने, 7। ओके, तो उसको आप समझ लेते कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे उनके। और उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट मतलब हर ग्रुप का एलिमेंट
जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में किस तरह का मतलब कंपाउंड बनाता है, तो उसको उसके फॉर्मूले को सबसे ऊपर लिखा था। और उनका मेन जो मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल का जो इन्होंने टेबल दिया था, उसका जो मेन कंसेप्ट था वो ये फॉर्मूले ही थे। मतलब एलिमेंट की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसा शो करता है हर एलिमेंट, वही मतलब इस टेबल का क्या था, मेन कंसेप्ट था। ओके, तो ये मेन पॉइंट है। इसीलिए इस ऑक्साइड और हाइड्राइड के हर एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले जो है वो इस टॉप के ऊपर लिखे गए हैं। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप 1 है तो इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप वाले किस तरह का बनाते हैं, ये थर्ड वाले इस तरीके का R2O3 RH3। फोर्थ ग्रुप वाले किस तरह का ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ में RO2 और RH4। इसी तरीके से फिफ्थ ग्रुप वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में R2O5 वाले जैसा कंपाउंड बनाएंगे और RH3। ओके, इसी तरीके से जो सिक्स ग्रुप वाले जो जितने भी ये एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में RO3 और RH2 जैसे कंपाउंड बनाएंगे। और जो सेवंथ ग्रुप वाले एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में R2O7 और RH जैसे कंपाउंड बनाएंगे। और एट ग्रुप वाले जो है एलिमेंट सिर्फ वो ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ उन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, तो वो है RO4। तो इस बेस के ऊपर ही उन्होंने क्या बनाया था, ये सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। और मतलब एक तो मेन कंसेप्ट ये था और दूसरा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, दूसरी बात अब ये है कि जो जितने भी ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, आप देखेंगे कि जो 7 ग्रुप्स जो हैं, मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं उनको। उन ग्रुप्स को उन्होंने किस में डिवाइड किया था, सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट से लेके जो 7 तक, ये देखेंगे कि ये जो है वो क्या है, सब ग्रुप के अंदर डिवाइड है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, मतलब ये सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। लेकिन जो एज ग्रुप जो है उसको किसी भी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया था और उन्होंने इस सीरीज को नाम दिया था ट्रांजिशन सीरीज। ओके, ये इनकी मेन बात रही थी। ओके, फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर ये बताया था कि जो एथ ग्रुप जो होता है उसके अंदर हर रो के अंदर उन्होंने कितने एलिमेंट रखे थे, 3 एलिमेंट रखे थे। तो आप देखेंगे कि ये जो एथ ग्रुप है, ओके, इसके अंदर ये मतलब हर रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 और ये 3। तो मतलब एथ ग्रुप के अंदर उन्होंने कितने एलिमेंट रखे थे, 3 एलिमेंट रखे थे। ओके, तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ओके, अब जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी कुछ अचीवमेंट्स थी, कुछ खास बात थी, इसलिए उनको बहुत मतलब इस टेबल को मतलब क्या किया गया था, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो उसको देख लेते हैं क्यों दिया गया था। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उससे हम क्या कर सकते थे, एलिमेंट की सिस्टेमेटिक स्टडी कर सकते थे। ओके, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर दैट मेड द स्टडी ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इजियर। मतलब जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हम एलिमेंट्स की मतलब क्या कर सकते थे, मेंडलीव ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को मतलब जो एलिमेंट्स थे, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया था, एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज किया था। इससे क्या होता था कि अगर आप ग्रुप के अंदर मतलब उससे उस एलिमेंट की, मतलब उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उससे उसकी स्टडी करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट उनका ये था कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसको हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट के पहले जो थे एटॉमिक मास जो थे वो क्या हो गए थे, गलत मतलब फाइंड कर लिए गए थे। लेकिन जो मेंडलीव था उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास को क्या किया था, मतलब उनका सही एटॉमिक मास क्या किया था पता करके उनका करेक्शन किया था। तो प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, atomic mass of indium, gold, platinum, etc. were also corrected. मेंडलीव ने क्या किया था कि जो कुछ एलिमेंट्स थे मतलब उनके जो एटॉमिक मास जो है उनको क्या किया था, उसमें करेक्शन किया था। मतलब पहले गलत उनका एटॉमिक मास क्या हो गया था, डिस्कवर्ड हो गया था, तो उनको मतलब गलत
उनका मतलब जो भी कोई साइंटिस्ट जो टेबल बनाता था उसके अंदर उसको गलत प्लेस मिलती थी। लेकिन क्या करा था मेंडलीव ने, उन कुछ एलिमेंट्स थे उनका क्या किया, सही एटॉमिक मास पता किया, जिससे उनको क्या मतलब जो मेंडलीव की पीरियोडिक जो टेबल थी उसके अंदर उनको क्या मिली, उन एलिमेंट्स को मतलब एक सही जगह जो है वो मिल पाई। ओके, उसकी वजह से मतलब वो एलिमेंट जो है वो सही उसके एटॉमिक मास के हिसाब से सही अरेंज हुआ। तो वो कौन कौन से एलिमेंट थे, जैसे बरेलियम थे। पहले बरेलियम का जो एटॉमिक मास था वो पहले कितना बताया गया था, 13.5। लेकिन जब मेंडलीव ने इसका राइट करेक्ट एटॉमिक मास पता किया तो वो कितना था, वो था 9। तो इस हिसाब से मतलब ये पहले क्या था, मतलब बाद में अरेंज होता था, लेकिन इसको होना पहले चाहिए था। तो मतलब इसकी सही पोजीशन जो हो गई वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर सही मतलब पोजीशन पता कर पाए। इसी तरीके से बरेलियम के अलावा कौन कौन से ऐसे मतलब एलिमेंट्स है, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम का भी उन्होंने क्या करा था, सही एटॉमिक मास जो हुआ था मतलब फाइंड आउट किया, जिससे उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या मिली, एक सही प्लेस मिली। ओके, तो ये उनका मतलब दो मतलब अचीवमेंट थे। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रिडिक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी टू यट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन्होंने बताया था कि जो कुछ मतलब एलिमेंट्स जो होंगे वो इन फ्यूचर के अंदर क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे। ओके, मतलब उनकी क्या होगी, मतलब बाद में वो मिलेंगे। ओके, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी उन्होंने क्या लगा दिया था, अनुमान लगा दिया था। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन वर द नेम्स ऑफ गिवन टू यट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मतलब उनको ऐसे थोड़ा सा मतलब अनुमान था, उन्होंने थोड़ा सा ऐसा सोच रखा था कि मतलब इन फ्यूचर जो होंगे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे। और मतलब और उन डिस्कवर्ड होने वाले जो एलिमेंट्स जो थे ना उनका नाम भी उन्होंने बता दिया था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ओके, एका का मतलब होता है ओके, the properties of these elements could be predicted accurately from the elements that belong to the same group। और मतलब उन्होंने क्या किया था कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज जो थी उनको भी क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट मतलब उनको पता था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होगी, और उनके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, उनको मतलब सेम ग्रुप के अंदर भी क्या कर दिया कि मतलब जब वो डिस्कवर्ड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी ये होगी और उनको हम किस ग्रुप में रखेंगे, उन्होंने इतना सब कुछ क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। मतलब उनको समझ में आ गया था कि मतलब उन एलिमेंट्स को कहाँ पे रखना है। These elements when discovered were named scandium, gallium and germanium respectively। और बाद में क्या हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था ना कि मतलब इस तरीके के 3 एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे। और इन एलिमेंट्स का नाम जो होगा उन्होंने फिर मतलब डिस्कवर्ड हुए और इनका नाम जो वो रखा गया, मतलब जो एका बोरोन था उनका नाम रखा गया स्कैंडियम, और जो एका एल्यूमिनियम था उनका नाम रखा गया गैलीनियम, और जो एका सिलिकॉन था उसका नाम रखा था उन्होंने जर्मेनियम पड़ा बाद में। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि जो मतलब एक ऐसा मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, 68 होगा। तो उसको उन्होंने कह दिया था एका एल्यूमिनियम। ओके, और बाद में उसका नाम जो जब ये डिस्कवर्ड हो गया, तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ वास्तव में, तो उसका जो एटॉमिक मास था वो भी कितना था, 69.7। मतलब 68 और 69.7 लगभग अराउंड मतलब करीबन करीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ओके, और उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास जो होगा उसका मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो जो उसका ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा E2O3। तो वास्तव में जो गैलीलियम ने अगर ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड बनाया वो क्या बनाया, Ga2 गैलीनियम ऑक्साइड, गैलीलियम ऑक्साइड। और यदि ये वो क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ECl3। तो इसी तरीके से ये जो मतलब और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि जो जिसका एटॉमिक मास 68 है वो अगर उसने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी तो उसने जो कंपाउंड बनाया वो बनाया गैलीलियम क्लोराइड। तो उनका जो प्रिडिक्शन था मतलब एलिमेंट्स के बारे में, जो डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे उनके बारे में, ये अनुमान भी उनका एकदम एग्जैक्ट सही निकला। ओके, मेंडलीव का जो फोर्थ अचीवमेंट था वो था प्लेसमेंट ऑफ नोबल गेसेस। व्हेन डिस्कवर्ड दे वर प्लेस्ड इजीली इन अ न्यू ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप ऑफ मेंडलीव टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे उनको पता था कि मतलब एक कभी ना कभी जो है मेंडलीव को ये पता था कि जब कभी मतलब कुछ एक ऐसे ग्रुप भी मतलब क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा जिन्होंने क्या, जिस ग्रुप को क्या बोला था, जीरो ग्रुप बताया था। ओके, तो मेंडलीव की टेबल के अंदर जो जीरो ग्रुप जो था उसकी जगह पहले से उन्होंने क्या कर दी थी, प्लेस्ड कर दी थी।
ताकि जब कभी नए एलिमेंट्स जो हो मतलब डिस्कवर्ड हो तो जो पहले से जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनके ऑर्डर में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। तो उन्होंने जो जीरो ग्रुप है मतलब उन गैसेस के लिए क्या कर दी थी, पहले से ही क्या कर दी थी, उनकी जगह बना दी थी। ओके, तो ये जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी था। नोबल गैसेस क्या होती है मैं बता देती हूँ। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन एंड ऑर्गन। मतलब नोबल गैसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन और ऑर्गन। These gases were discovered very late because they were inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. ये जो गैसेस जो थी इनकी डिस्कवरी जो है वो बहुत ही लेट हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्या है, इनर्ट है, मतलब किसी से रिएक्शन ही नहीं करती है। मतलब ये जो नोबल गैसेस जो होती हैं वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है और इनका एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी जो डिस्कवरी जो हुई थी वो बहुत लेट हुई थी। और इनकी डिस्कवरी लेट हो मतलब इनको पता था मेंडलीव को कि कभी ना कभी जो होगी ऐसी गैसेस जो होगी क्या होगी, डिस्कवर्ड होगी। और मतलब इनको भी क्या करना पड़ेगा, जब ये डिस्कवर्ड होगी तो इनको पीरियोडिक टेबल में एक जगह देनी पड़ेगी। और पीरियोडिक टेबल में मतलब उन्होंने क्या करा था, इन गैसेस के लिए पहले से क्या बना दिया, एक जगह बना दिया, जिससे जो मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, इनके आने के बाद में उनके अंदर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो। तो ये इस तरीके से जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी इसके ये 4 सबसे बड़े अचीवमेंट थे। ओके, अब जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स जो थी उसके अचीवमेंट्स थे, मतलब उसकी जैसे कुछ खास बात थी, लेकिन उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी भी कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी। ओके, तो उसको अब हम समझ लेते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उनकी सबसे पहले लिमिटेशंस ये थी कि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen resembles both the alkali metal and the halogens in properties, so Mendeleev could not justify its position. जो हाइड्रोजन जो होता है वो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो मतलब दो ग्रुप के साथ में मैच करती है। एक तो फर्स्ट ए जो ग्रुप है ना उसके साथ में मैच करती है और एक होता है सेवंथ ए ग्रुप के साथ में मैच करती है। फर्स्ट ए का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट ए के अंदर कौन से मेटल्स रखे गए हैं, एल्कली मेटल्स रखे गए हैं। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो एल्कली मेटल के साथ में मतलब क्या करती है, सिमिलर है। ओके, जिस तरीके से एल्कली मेटल रिएक्शन करते हैं ना ऑक्सीजन सल्फर मतलब इनके साथ में, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी रिएक्शन करता है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन मतलब हेलोजन की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। जिस तरीके से हेलोजन रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन सल्फर इनके साथ में, उसी तरीके से हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। कुल मिला के जो हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप की जो एल्कली मेटल है और जो सेवंथ ए के जो हेलोजन जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में क्या करती है, मैच करती है। तो आप हाइड्रोजन को किसके अंदर रखोगे, फर्स्ट ए ग्रुप में रखोगे या सेवंथ ए ग्रुप में रखोगे? तो मेंडलीव जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन को मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे कि उसको कहाँ पे रखना है। सेकेंड उनका लिमिटेशन था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स differ but they were not placed in different position in Mendeleev periodic table। मतलब जो हर मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं एलिमेंट के, मतलब एलिमेंट के आइसोटोप होने का मतलब ये होता है कि मतलब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे मतलब टाइप्स, जिसके क्या होता है उनका एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन उनकी क्या कहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती है। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट, मतलब एलिमेंट के आइसोटोप का क्या था, एटॉमिक वेट डिफरेंट था। तो मतलब डिफरेंट अगर एटॉमिक, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर था कि एटॉमिक जो मास होता है या जो एटॉमिक वेट के ऊपर ही डिपेंड था। यदि एटॉमिक वेट के हिसाब से आप एलिमेंट को अरेंज करें तो उनको हर आइसोटोप को क्या करना था, उनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या करनी थी, उनको अलग अलग पोजीशन के ऊपर क्या करना था, प्लेस्ड करना था। लेकिन मेंडलीव ऐसा नहीं कर पाए थे और इसको समझा भी नहीं पाए थे वो इस चीज को। ओके, तो ये उनका सेकेंड लिमिटेशंस था। Electronic configurations of hydrogen resemble that the alkali metal, like alkali metal, hydrogen combined with halogen, oxygen and sulfur to form compound having similar formulae as shown in the examples here. ओके मतलब ये बताया है कि मतलब जो इस पिक्चर्स में आपको ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन जो होता है
वो क्या करता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी को किससे शो मतलब बताया गया है, फर्स्ट ए ग्रुप जो है ना, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर किसको रखा गया था, एल्कली मेटल को रखा गया था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो एल्कली मेटल की जैसे ही क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कैसे, तो ये इन्होंने बताया था इस पिक्चर्स के अंदर, ये बताया गया कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो किस तरीके से एल्कली मेटल्स जो होते हैं उसे रिजेंबल करते हैं। एल्कली मेटल वाला ग्रुप है फर्स्ट ए, ओके। तो यहाँ पे एल्कली मेटल में लिया है इन्होंने सोडियम। तो ये बताया कि जिस तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है HCl, इसी तरीके से सोडियम भी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaCl, ओके। इस तरीके से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके H2O बनाता है, इसी तरीके से जो एल्कली मेटल जो होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Na2O बनाते हैं। इस तरीके से जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं H2S, और यदि एल्कली मेटल भी सल्फर के साथ में रिएक्शन करती हैं तो वो क्या बनाती है, Na2S। तो इस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रही है, क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर के साथ में रिएक्शन करके जिस तरह के कंपाउंड बनाती है, वो कंपाउंड जो होते हैं वो एल्कली मेटल जैसे कंपाउंड के साथ मतलब क्या है, एकदम सिमिलर होते हैं, ओके। तो मतलब यहाँ पे यह बताया गया है कि जो हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ए ग्रुप के एल्कली मेटल से क्या करता है, एकदम मतलब उसके साथ में उसकी प्रॉपर्टी जो होती है एकदम सिमिलर है, इसीलिए हाइड्रोजन को किसके साथ में रखना चाहिए था, एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में रखना चाहिए था, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन्स, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक molecules and it combined with metal and non-metal to form covalent compound। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हेलोजन जो होती है, हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं ना, ये क्या कैसे कंपाउंड है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि हेलोजन जो होते हैं वो Cl2, F2, I2 भी फॉर्म में रहते हैं। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो होता है वो भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब हाइड्रोजन भी किसकी फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से मतलब हाइड्रोजन किससे मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसे शो कर रही है, हेलोजन के साथ भी शो कर रही है। तो मतलब हाइड्रोजन को किसके साथ में रखना चाहिए था, हेलोजन के साथ में रखना चाहिए था। और इसी तरीके से जिस तरीके से हेलोजन जो है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ में जिस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी जो है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ में क्या बनाती है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है। तो मेंडलीव जो है वो इससे मतलब ये नहीं बता पाए थे कि मतलब कि हाइड्रोजन को किसके साथ में रखना चाहिए था, एल्कली मेटल के साथ में रखे या फिर हेलोजन के साथ में रखे। तो उन्होंने इस चीज को वो नहीं समझा पाए थे, ओके। अब यहाँ पे उनका थर्ड लिमिटेशंस जो है वो पीरियोडिक टेबल का ये था कि एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये क्या थे, मतलब उन्होंने गलत पेयर बना दिए थे एलिमेंट्स के। वो कैसे, इसको हम समझते हैं। कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक वेट बट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो कोबाल्ट जो है उसका जो एटॉमिक वेट जो है वो ज्यादा है, और जबकि निकल का जो एटॉमिक वेट जो है वो कम है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट जो है वो निकल से क्या है, ज्यादा है, ओके। तो ज्यादा होने के बाद भी क्या करा था कि इन्होंने इसको क्या करा था, निकल से पहले क्या किया, प्लेस्ड कर दिया, रख दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये उसको नहीं समझा पाए थे इस चीज को, तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो है 58.93 और निकल का कितना है 58.71। तो किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है यहाँ पे, नेचुरली कोबाल्ट का ज्यादा है। तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको आप क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे, और जिसका कम होगा उसको पहले रखना चाहिए था। यही था ना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, लेकिन उन्होंने इसको नहीं रखा था, ओके। तो ये उनकी मतलब इसको नहीं समझा पाए थे वो कि मतलब इसको उन्होंने पहले क्यों रखा, ओके। इनका फोर्थ लिमिटेशन ये था कि प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब उन्होंने क्या करा था कि मतलब जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको क्या बोले थे उन्होंने, लाइक एलिमेंट्स बोले थे। लेकिन लाइक एलिमेंट्स को उनको एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसे लाइक एलिमेंट्स थे उनको क्या रखा था, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उन्होंने रखा था। प्लेटिनम एंड गोल्ड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब उन्होंने क्या करा था, जो प्लेटिनम और जो प्लेटिनम जो है उसकी और गोल्ड की जो प्रॉपर्टी क्या है, सेम होती है, ओके। लेकिन उनको उन्होंने क्या करा था, अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया था, अरेंज किया था। आप यहाँ देखेंगे कि जो प्लेटिनम जो है उन्होंने कहा ये है प्लेटिनम और ये है औरम।
तो आप देखेंगे कि प्लेटिनम को तो उन्होंने कौन से ग्रुप में रख दिया, 8th ग्रुप में रख दिया, और जो ओरम जो है उसको कौन से ग्रुप में रख दिया, फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर उन्होंने रखा था। तो मतलब जबकि दोनों की प्लेटिनम और ओरम जो दोनों जो की प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इनको मतलब एक ग्रुप में रखना चाहिए था कायदे से, लेकिन उन्होंने इसको नहीं रखा था। ओके, उनका जो 5th लिमिटेशन था वो था कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट, मतलब वो हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो थे वो क्या करते थे, पीरियोडिसिटी शो करते थे, लेकिन उसका वो जो रीजन जो है, वो एग्जैक्ट रीजन जो है वो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मतलब ये उनकी मेंडलीव की 5th लिमिटेशन थी उनके टेबल की। तो मतलब ये जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के ये जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, इस तरह का आर और आर एच जैसा कंपाउंड बनाते हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके की पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं कि मतलब यदि ऑक्सीजन के साथ में मिलेगी ना हाइड्रोजन और हाइड्रो मतलब मिलेंगे ना ये कंपाउंड, तो मतलब ये सारे कंपाउंड सेम मतलब ऑक्साइड और हाइड्राइड क्यों बना रहे हैं, ये पीरियोडिसिटी क्यों शो कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये नहीं समझा पाए थे। ओके, तो ये इनकी 5th लिमिटेशंस थी। आपको एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या होता है, उसका मेंडलीव का पीरियोडिक लो क्या है, उसकी जो पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट लिमिटेशंस क्या है, तो आपको इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, यदि आपको इस वीडियो के इस पार्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस के अंदर अपनी क्वेरी को अपना क्वेश्चन पुटअप करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।